नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। हीट एंड टेम्परेचर का ये मास्टर वीडियो कंप्लीट रिवीजन इस क्लास में हम लोग कर रहे होंगे एलपी सीबीटी 2, जिनका पेपर 2 मई को है, यानी कि एक दिन आपके पास और समय है, आज और कल। बहुत सारे स्टूडेंट तो निकल भी चुके हैं सेंटर में। तो भाई ये वीडियो को देखते देखते चले जाना है आपको। जहां भी सेंटर में आप पहुंचे होंगे या अभी नहीं भी पहुंचे होंगे, रूम लेंगे, होटल लेंगे, वीडियो को देख लेना है आपको। और 6 मई को जिनके पास तो काफ़ी ज़्यादा ही समय है भाई। तो देखिए इस सेशन में आपको क्या क्या करा दिया जाएगा। टेम्परेचर स्केल कवर हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, थर्मल कंडक्टिविटी, गैसियस लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन, एक्सेट्रा। अब ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स बनने की मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो बना भी है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी बन सकते हैं वैसे तो, और न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी बन सकते हैं, लेकिन जो बना हुआ है यहाँ से बना है और यहाँ से बना है। अब एक बात याद रखिएगा, जिनका 6 मई को पेपर है भाई, ठीक है, वो मस्ट है। ये 3 घंटे का एक वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वो देखना है, जिसमें आपका न्यूमेरिकल्स पूरा कवर है। 3 घंटे में आपका कवर हो जाएगा। 6 मई को पेपर, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है। फिर हीट एंड टेम्परेचर के लिए आपको अभी कुछ करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनका 2 मई को पेपर है, बस ये सेशन देख करके चले जाइएगा। तो और एक आपसे बस अनुरोध है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, जिनका पेपर है 2 मई को और 6 मई को। वो आपको जरूर से जरूर कह रहा हूँ थैंक्स कहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे जो भी भाई थोड़ी बहुत चीजें जो आपको टारगेट में देता हूं हमेशा की 1000 लाइक की टारगेट है इस वीडियो पे भी, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा, नहीं लगा। और 1000 लाइक जैसे पहुंचेगी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर स्केल से। भाई टेम्परेचर स्केल से तो हम लोग आएंगे ही, चीजों को स्टार्ट करेंगे, बट अब जो पढ़ रहा है थोड़ा सा तो भाई जानकारी ले ले। सबसे पहले हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, हीट एंड टेम्परेचर हमारा चैप्टर है। टेम्परेचर कहने का मतलब है तापमान। तापमान क्या, तापमान होता है क्या भाई? आपको कोई भी चीज गर्म लग रहा है, ठीक है, या कोई भी चीज ठंडा लग रहा है, ये कौन बताता है आपको? तापमान बताता है। अब कोई भी चीज कितनी गर्म लग रही है या कोई भी चीज कितनी ठंड लग रही है, वो कैसे पता चलता है सर? हीट से पता चलता है। बस इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं। हमने देख लिया टेम्परेचर का मतलब, टेम्परेचर हमें ये बतलाती है कि कोई भी चीज गर्म है या ठंड है। अब कोई भी चीज कितनी गर्म है कितनी ठंड है, ठीक है, उसकी जो भाई मात्रा बोल ले या फिर उसकी क्वांटिटी कितनी गर्म है, वो कौन बताएगा? वो आपको हीट बताएगा, ऊष्मा बताएगा। चलिए सबसे पहले स्केल, टेम्परेचर स्केल को हम लोग कवर करेंगे। देखिए 3 स्केल मेनली आपको पढ़ना है। एक है आपका टेम्परेचर स्केल में, एक है आपका सेल्सियस स्केल, एक है आपका फ़ारेनहाइट स्केल और एक है आपका केल्विन स्केल। इसके अलावा 2 स्केल और भी पढ़ते हैं हम लोग, रोमर स्केल और रैंकाइन स्केल, तो उसको अभी साइड करेंगे। हाँ अच्छा, ये है क्या सर? देखिए ये एक स्केल है। इस स्केल में क्या मेजरमेंट किया जाता है सर? टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है। तो 2 नहीं 3 तरीके का स्केल आपको पढ़ना है। एक है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम पर ही स्केल का नाम रखा गया। एक पॉइंट को पहले समझिए, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिंदी में कहते हैं हिमांक बिंदु। जिस बिंदु पे या फिर जिस तापमान पे पानी क्या बन जाए भाई? सॉलिड स्टेट में, यानी आइस का फॉर्म ले ले। और जिस तापमान पे या जिस बिंदु पे पानी क्या हो जाए? उबलने लगे, बॉईल करने लगे, तो वो पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो पानी जब आपका सॉलिड स्टेट में आ चुका है, यानी कि पानी आपका क्या बन गया भाई? बर्फ बन चुका है, यानी आइस बन चुका है। तो आइस बन चुका है तो डिग्री सेल्सियस स्केल ले जा करके जब मान के चलिए ये आपका बर्फ है, अभी ये पानी था, अब ये पानी क्या हो गया भाई? आपने टेम्परेचर इतना लो कर दिया, और कितना लो हुआ कि ये आइस क्या हो गया? पानी में बदल गया। सॉरी, ये पानी आइस में बदल गया। तो अब आप जैसे ये आइस में कब बदल गया है, तो आप क्या लाए? एक स्केल लाए। कौन सा स्केल लाए भाई? टेम्परेचर सेल्सियस स्केल लाए। तो वो सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या दिखाया आपको? वो फ्रीजिंग पॉइंट दिखाया 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने फ़ारेनहाइट स्केल लेकर के गए यहाँ पे, तो वहां पे कितना तापमान दिखाया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आप केल्विन स्केल लेके गए हैं तो भाई 273.1.5 केल्विन टेम्परेचर दिखाया। हमने ये कहा कि देखिए ये था आपका पानी, ठीक है। पानी को क्या कर दिया गया भाई? सॉलिड स्टेट में किस में बदल दिया गया? आइस में बदल दिया गया। 3 व्यक्ति है, 3 स्केल लेकर के गए हुए हैं, ठीक है, 3 स्केल लेकर के गए हुए हैं। अब यहाँ पे देखा गया कि भाई जैसे ये आइस में कन्वर्ट हुआ, यानी क्या बन गया भाई? इसका फ्रीजिंग पॉइंट हम यहाँ से पता कर पाएंगे। तो डिग्री सेल्सियस में हमें पता चला 0 डिग्री सेल्सियस।
आपका इसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल में हमने देखा तो कितना पता चला सर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन स्केल में हमें दिखाई दिया 273.15 केल्विन। तो मतलब अलग अलग स्केल है तो अलग अलग वहां पे तापमान दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस कुछ अलग है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ये बिल्कुल सेम है भाई, ठीक है। 273.15 केल्विन, यानी कि डिग्री सेल्सियस स्केल में जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट स्केल में किसके बराबर है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर है। और केल्विन स्केल में किसके बराबर है, 273.15 केल्विन के बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार जब हमने क्या किया भाई, पानी को अब हीट देना स्टार्ट किया, तो सॉरी आइस को, बर्फ को जब हमने हीट देना स्टार्ट किया तो अब वो क्या बनेगा भाई, अब आइस से पानी में बनेगा, पानी से भाप में बदल जाएगा। तो बॉईल करना स्टार्ट, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना, जब वो भाप में बदल गया, बॉइल्स होने लग गया, तो टेम्परेचर कितना दिखाया डिग्री सेल्सियस स्केल ने, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबलता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी आइस का फॉर्म ले लेता है। तो ये कौन सा स्केल में पता है भाई, डिग्री सेल्सियस स्केल में ये बातें होती है। लेकिन आपने फ़ारेनहाइट स्केल में देखा कि जो आपकी पानी है जो बर्फ में बदली वो कितना डिग्री टेम्परेचर उसमें दिखाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट पानी की फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी होती है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। केल्विन स्केल में पानी जो सॉलिड स्टेट में यानी आइस में बदलती है तो उसमें जो स्केल में जो टेम्परेचर मिलेगा केल्विन में कितना, 273.15 केल्विन। और वो पानी जब बॉईल करना लगेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस जो आप यहाँ पे देख रहे थे, अगर केल्विन स्केल लेंगे तो वहां पे कितना तापमान दिखाएगा, 373.15 केल्विन। अब डिफरेंस निकालेंगे, अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस मतलब किसके किसके बीच में, फ्रीजिंग पॉइंट और आपके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर आप केल्विन स्केल में डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कितना आएगा भाई, तो 0 डिग्री सेल्सियस को 100 से माइनस करिए, तो भाई हम लोग बड़े से छोटे माइनस करते हैं डिफरेंस में, तो 100 माइनस 0 कितना आ गया डिफरेंस, यहाँ पे 100 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे 32 और 212 के बीच का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा सर, 180 डिग्री, ठीक है, डिफरेंस आएगा। और केल्विन स्केल में डिफरेंस निकालिए 273 और 373 के बीच में, तो डिफरेंस कितना आएगा, 100। तो यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पे डिफरेंस है 180, और डिग्री सेल्सियस स्केल में जो डिफरेंस है 100, और आपका केल्विन स्केल में जो डिफरेंस है 100। तो ये पहला सवाल आपका बनेगा। देखिए एक तो सवाल ये बनेगा कि डिग्री सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट में, ये सारे पॉइंट हमने बता दिए। अब अगला जो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि किस स्केल में जो तापमान का जो अंतर है या फिर डिफरेंस इन टेम्परेचर वो क्या होगा, समान होगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिग्री सेल्सियस स्केल में 100 है, फ़ारेनहाइट में कितना है 180, और यहाँ कितना 100, तो कहाँ पे समान अंतर है, तो डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में। फ़ारेनहाइट स्केल में सेम है अंतर, नहीं 180 का। इसीलिए आप जब न्यूमेरिकल्स बना रहे होते हैं तो जब न्यूमेरिकल्स में डेल्टा टी का इस्तेमाल होता है तो आपको अगर 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। कन्वर्ट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर वहां दिया हुआ, यानी कि तापमान में अंतर दिया हुआ, तो आप तापमान में अंतर डिग्री सेल्सियस स्केल में लीजिए चाहे केल्विन में लीजिए वो इक्वल होता है। लेकिन जब फॉर्मूला में केवल टेम्परेचर यूज करना है और एसआई यूनिट अगर आप यूज कर रहे हैं या फिर ऑप्शन में है तो आपको यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, तब जाकर के आप इसको पुट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तब आप क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन जब फॉर्मूला में डेल्टा टी यूज करना रहता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेल्सियस में तो पुट कर लीजिए, केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया कि जो आपका सेल्सियस स्केल है और केल्विन स्केल में जो तापमान का जो अंतर होता है वो बराबर होता है। यहाँ से चीजों को अब मैं हटा रहा हूँ भाई, ठीक है, ये चीजें पूरा क्लियर है, माइंड में बैठ चुका है कि नहीं ये बताइएगा भाई। चलिए अब हम इसके बीच का रिलेशन निकालते हैं फटाफट, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का बीच में। तो कैसे रिलेशन निकलेगा, ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बाय डिफरेंस, ठीक है। क्या क्या मैंने लिखा कि ये अगर सबसे पहले कौन सा स्केल है भाई, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस देख के आपको समझना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस स्केल है, ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल है और ये आपका केल्विन स्केल है। तो डिग्री सेल्सियस स्केल का जो हम लोग क्या ले रहे हैं भाई, सबसे पहले जो माइनस कर रहे हैं किससे, फ्रीजिंग पॉइंट से माइनस कर रहे हैं और उसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस मैंने लिखा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 है, डिफरेंस कितना है 100 है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा, ठीक है सर। तो अब आगे बढ़िएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में सेम हमने वही काम किया, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32 है, इसके बीच का जो डिफरेंस कितना था फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का 180, देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट यही है ना भाई, ये फ्रीजिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और ये केल्विन स्केल का डिफरेंस कितना है 180। केल्विन स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट ये ले लेंगे, डिफरेंस 100 ले लेंगे, बस यहाँ पे वही काम करना है। केल्विन हमने ले लिया है और फ्रीजिंग पॉइंट 273 लेंगे, 0.15 हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे, डिफरेंस 100 है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मेनली ये आपको रिलेशन याद रखना है। देखिए 20 × 100
20 नमा 180, 20 पच्चीस 100। तो ये आपको फाइनली रिलेशन याद रखना है, डिग्री सेल्सियस अपन 5, ठीक है, फ़ारेनहाइट -32/9, केल्विन -273/5। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन में करके दिखा दे रहा हूँ, फटाफट चीज़ों को करेंगे भाई, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। पहले तो ये आपको दिमाग में एकदम टिप में बैठा रहना चाहिए। क्यों बैठा रहना चाहिए, देखिए आपको क्या किया जाएगा, डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू दे दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा कि फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करिए, या फिर जैसे कि आपका 45 डिग्री सेल्सियस जो है आपका डिग्री सेल्सियस स्केल में आपको दिखा रहा है, मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मेजरमेंट किया गया टेम्परेचर स्केल से उसका तापमान को, तो दिखाया कितना 45 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको बताएगा, आप बताइए कि अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल लेकर के जाते हैं तो यही कितना दिखाता, तो 45 डिग्री सेल्सियस है भाई डिग्री सेल्सियस स्केल में, तो इसको हम फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये दो फॉर्मूला को यूज करके। अगर आपको बोल दें कि फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दे दिया जैसे कि 45 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया है, और बोलेगा कि अब हम यहाँ पे केल्विन स्केल लेके जा रहे हैं, तो वहां पे कितना टेम्परेचर शो करेगा, तो उसके लिए हम इस दो को कंबाइन करके फार्मूला को यूज कर लेंगे। और अगर आपको सेल्सियस स्केल दिया रहेगा और केल्विन में कन्वर्ट करने बोलेगा, या फिर केल्विन में देकर सेल्सियस में कन्वर्ट करने बोलेगा, तो ये दोनों को हम लोग कंबाइन करके यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे चीजें यूज हो रही है। देखिए क्वेश्चन दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट के बराबर, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हाउ मच फ़ारेनहाइट। तो 20 डिग्री सेल्सियस को हमें क्या देखना है भाई, फ़ारेनहाइट स्केल में देखना है कि वो कितना दिखा रहा होगा, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कौन सा स्केल में, डिग्री सेल्सियस स्केल में, तो फ़ारेनहाइट स्केल में ये 20 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, तो वो किसके बराबर होगा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए डिग्री सेल्सियस का आपको दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में निकालना, तो हम क्या करेंगे सर, हम इन दोनों फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। किस फार्मूला को, ये दोनों फार्मूला को, ठीक है। देखिए हमने वही काम किया, डिग्री सेल्सियस F/F 5/5 इक्वल्स टू F -32/9, इसलिए ये पूरा इक्वेशन एकदम दिमाग में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमने कुछ नहीं किया भाई, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ये 5 हो गया, बस इसको सॉल्व करके फ़ारेनहाइट पे हमने वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट था, कहाँ पे, डिग्री सेल्सियस स्केल में, लेकिन आपका फ़ारेनहाइट स्केल में कितना था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों इक्वल हो जाएगा। केल्विन स्केल में अगर देखा जाए तो 273.15 केल्विन। तो ये पानी का हो गया फ्रीजिंग पॉइंट इन डिफरेंट स्केल, 3 स्केल की हमने यहाँ पे दिखा दी चीजें। अगर वाटर का बात किया जाए बॉइलिंग पॉइंट इन डिफरेंट स्केल में, तो क्या क्या भाई, 100 डिग्री सेल्सियस है भाई, किसमें, डिग्री सेल्सियस स्केल में। अब यही फ़ारेनहाइट स्केल में कितना आ जाता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है, और केल्विन स्केल में 373.15 केल्विन आ जाता है। देखिए स्वस्थ मानव शरीर का तापमान बहुत बार पूछा जाता है, पर सभी को याद होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट अब याद रखिएगा ये डिग्री सेल्सियस में ये सब याद होना भाई। अब ऐसा नहीं है कि भाई 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हम याद कर लिए सर, और हमें पता है कि फ़ारेनहाइट को स्केल डिग्री सेल्सियस में कैसे करेंगे, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला, तो फार्मूला यूज़ करिएगा, फिर टाइम लगेगा। अब ये सब आपके दिमाग में एकदम याद होना चाहिए। तो स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में, केल्विन में 310 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित पर किस दो पैमाने पर किस स्केल पर ताप का अंतर समान होता। तो अभी मैंने आपको बताया था डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में समान होता क्या, डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस कितना था भाई 100 का, फ़ारेनहाइट में कितना था 180 का, समान है नहीं है। फ़ारेनहाइट में डिफरेंस कितना था सर 180, केल्विन में कितना था 100 था, क्या समान है नहीं है। डिग्री सेल्सियस में कितना था सर 100 था, केल्विन में भी कितना था 100 था, तो किस में हो गया समान, डिग्री सेल्सियस केल्विन में। चलिए आगे बढ़िए अब हम लोग, और इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं, देखिएगा। चलिए उतना समय नहीं अभी भाई हटाइए। देखिए अगला एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है यहाँ पे, अच्छा ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, देखिए समझिए, यदि सेल्सियस पैमाने में ताप का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, आपका यहाँ पे डिग्री सेल्सियस स्केल है, ठीक है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए, ठीक है, डेल्टा टी कितना होगा अभी, मतलब कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी निकालिएगा तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस स्केल में है। हमें सर फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए, तो भाई हमने सॉरी केल्विन स्केल में बताइए, नॉट फ़ारेनहाइट, किस में बताना है हमको, केल्विन स्केल में बताना। हमें किस में बताना है सर, केल्विन स्केल में बताना। तो हमने क्या बताया था, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, वो क्या लिखेगा आप, डायरेक्ट 20 डिग्री सेल्सियस लिखेगा। अब देखिए ये मैंने प्रूव कर दिया है, डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या भाई, तापमान में अंतर, तापमान में अंतर मतलब क्या भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल, जो बड़ा है उससे छोटा माइनस, या C1 माइनस C2
भाई डिफरेंस कितना था, 5 था, ठीक है ना। या फिर आप चलिए ऐसा नहीं समझ पा रहे तो C1 माइनस C2 करके डिफरेंस कितना था सर, 100 का था। कैलविन में डिफरेंस क्या आ जाएगा, K1 माइनस K2 करेंगे, डिफरेंस कितना था, 100 था। इसको काट दीजिएगा तो देखिए डिफरेंस C1 माइनस C2 इक्वल टू K1 माइनस K2 नहीं आया, यानी क्या है ये भाई, C1 माइनस C2 मतलब क्या हो गया, डेल्टा C, K1 माइनस K2 इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा T, यानी कि डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा T होगा। चलिए भाई आगे बढ़िए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे भी देखते चलेंगे। यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या, अब इसको भाई देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया डिग्री सेल्सियस पे जो तापमान में अंतर है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें फ़ारेनहाइट स्केल पे बताइए कितना होगा, ठीक है। तो भाई इसके लिए क्या करना होगा, देखिए डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर बटे कितना ताप में अंतर है, 100 का है, डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर बटे कितना हो जाएगा, 180, बस यही काम हमें यहाँ पे कर देना है। देखिए सेल्सियस में ताप का अंतर यहाँ पे 5 हमने लिखा है क्योंकि हमने वहाँ 20 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया ना 5 9, ये इजी हो गया सॉल्व करने में। यहाँ 100 ये टिपिकल लग रहा तो कुछ नहीं, यहाँ से 20 25 और 20 नमा 180 हो गया। यहाँ डेल्टा के कैल्विन का ताप में अंतर बटे यहाँ पे क्या जाएगा 100, है 20 2500, बस यही चीजें यहाँ लिख दी गई है। तो यहाँ डेल्टा सी का वैल्यू आपको दे दिया गया, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना दिया सारी चीजें। देखिए यहाँ डेल्टा सी का वैल्यू दे दिया, कितना दिया, 30 दे दिया गया। चलिए यहीं पे मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, 30 हो गया, 30/5 हो गया। डेल्टा एफ में हमको निकालना, ये 9 हो गया, 5 छक 30, 9 छक 54 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। तो जो डेल्टा सी का वैल्यू जो दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट स्केल में हम लोग डिफरेंस देखें तो कितना होगा, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं एक बार, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों मेथड है, उतना भी हमें उस पर आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब अब ज्यादा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो फिर थ्योरी छूट जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए अच्छे से रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस और कैल्विन के बीच में, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए एक अभी आपका क्या है, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है आपको कैल्विन में, किसमें कन्वर्ट करना है, कैल्विन में। देखिए कैल्विन में एक वर्ड आ रहा है कैल्विन, विन मतलब क्या होता है सर, जीतना, ठीक है। जब आप जीतते हैं तो आपको क्या मिलता है सर, प्राइज मिलता है ना। तो देखिए जैसे कि आपको दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस, अब बोल रहा है कि ये कितने, इसको अगर हम कैल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए कि कैल्विन स्केल में इसका वैल्यू क्या होगा, यानी 20 डिग्री सेल्सियस जो है कैल्विन स्केल में किसके बराबर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में बदलना है, ठीक है, या फिर कैल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में बदलना या कैल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना, तो यहाँ पर एक नंबर याद रखिएगा 273, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जब डिग्री सेल्सियस से कैल्विन में जाएंगे तो हम लोग प्लस करेंगे क्या, 273 कैल्विन। अब हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्यों, ये अब याद कर लीजिएगा, तरीका मैं बता रहा हूं, उससे पहले याद रखिएगा जब हम कैल्विन से डिग्री सेल्सियस में आएंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे 273। अब समझिए कैसे याद रहेगा, जब आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन के पास जा रहे हैं यानी कि आप जीत रहे हैं इसलिए आपको प्राइज मिलेगा, प्राइज मिल रहा है तो भाई ऐड हो रहा ना, कोई चीज आपको प्राइज मिल रहा है आपसे, ना कि प्राइज छीनी जा रही है, पैसा भी मिल सकता है इनाम के तौर। खैर भाई इनाम में तो आपका पुरस्कार, तो भाई पुरस्कार आपको सम्मान, आपको बोल करके भी आपको सम्मान हो गया तो वही आपके लिए प्राइज हो गया, तो जरूरी नहीं पैसा। मैंने बस एक एग्जांपल दिया भाई कि डिग्री सेल्सियस से कहाँ जा रहे हैं, विन के पास जा रहे हैं, कैल्विन के पास, तो प्लस होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा भाई, 20 में आपको क्या प्लस कर देना, 273, बस इतना आसान सा काम है, 293 कैल्विन हो गया, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस कैल्विन स्केल में किसके बराबर रहेगा, 293 के बराबर रहेगा। समझ में आ गया। और कैल्विन से डिग्री सेल्सियस में आ गए हैं यानी कि आप हार गए हैं तो माइनस कर देना 273। अब जैसे कि 93 कैल्विन ही ले रहे हैं, अभी आपसे पूछेगा डिग्री सेल्सियस में बताइए, तो भाई कैल्विन से हम कहाँ जा रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में, यानी मैच हार रहे हैं यानी माइनस 273 कर देंगे, तो 293 में हम माइनस कर देंगे 273, तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है आप समझ, कोई चीज याद नहीं करना भाई, ठीक है। और अगर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना रहेगा तो आपको याद है डिग्री सेल्सियस बाय F5 F माइनस 32/9, ये तो आपको याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पे चीज़ों को, अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे लोग कर देते हैं, कुछ नहीं, आपको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 9C, ठीक है, यहाँ पे आप 9C/5 हो गया और F माइनस 32 हो गया, ठीक है, बस बात वही है, ये फार्मूला याद रखिए, चाहे वही याद रखिए, यहाँ मैंने लिख भी दिया इसलिए क्या कर लो, रट लो भैया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अब ये सब क्वेश्चन, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का मान समान होगा, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विल हैव द सेम रीडिंग। क्या देखिए यहाँ मैं कंसेप्ट नहीं दे रहा हूँ भाई, कंसेप्ट आपको पता है, मुझे ये समझ के चल रहा हूँ, बस फिर भी बेसिक चीजें मैं एकदम नीचे से उठा करके आपको कंसेप्ट दे भी दूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा, इस सेशन को बस देखते चलिए आप। बोला कि वो तापमान बताइए जहां पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान हो जाए, ठीक है।
यानी कि आप हमें क्या बताइए भाई, तापमान बताइए, यानी कि वो कौन सा तापमान है, यानी कि वो कौन सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर का वैल्यू बताइए, वो टेम्परेचर का वैल्यू बताइए जिसमें डिग्री सेल्सियस का स्केल हो चाहे आपका फ़ारेनहाइट स्केल, दोनों क्या भाई सेम रीडिंग दिखाए। मतलब कि जैसे कि अभी आप 0 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान लिए, ठीक है, मान के चलते टेम्परेचर अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस लिया तो डिग्री सेल्सियस स्केल में आपको क्या मिल गया भाई, 0 डिग्री सेल्सियस मिल गया, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में क्या हो दिखाता है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या ये इक्वल है, मतलब क्या मान इक्वल है, मान यानी ये 0 ये 32 इक्वल है, हालांकि ये टेम्परेचर इक्वल है लेकिन ये वैल्यू क्या इक्वल है, नहीं। तो वही पूछ रहा है कि वो कौन सा तापमान है, तो याद रखिएगा वो आपका तापमान है वो है आपका 40, ठीक है, 40 डिग्री तापमान है जिसमें आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान इक्वल होता है। देखिएगा कहाँ पे आपको ये मैंने प्रूफ भी किया, यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपको फॉर्मूला क्या होता है, 9c/f इक्वल्स टू f माइनस 32 होता है, ठीक है। अभी हम मान के चलते कि वो तापमान जिसपे आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वो x है, ठीक है। तो 9x/5 हो जाएगा, f क्या ले लिया भाई मैंने, x ले लिया है, तो x माइनस 32। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 5 दूनी 10, 5 या 15, 1 16, तो भाई 160 इधर आ गया, 5x माइनस क्या आ जाएगा, -4x, ठीक है, सॉरी -40 होता है। तो यहां से क्या करेंगे सॉल्व, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -40, यानी कि वो तापमान कौन सा है, -40 है, ठीक है, -40 है। देखिएगा यहाँ पे भी वैल्यू आया होगा, यहाँ पे लिख भी दिया गया, -40 इज द ओनली टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बोथ गिव्स द सेम रीडिंग, ठीक है। समझ में आया, देखिए दोनों को हमने इक्वल कर दिया, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का, और वो तापमान का हमने वैल्यू x मान लिया। अब ये सब सॉल्व नहीं करना, ये सब याद रखना। अब देखिए ये हो गया भाई आपका पुराना जमाना का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था पहले, लेकिन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन होता है, ये होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि नहीं। चलिए भाई कोई बात नहीं भी लिया है तो मैं आपको यहाँ पे बतला देता हूँ। चलिए लिया हूँ, देखिए यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि किस तापमान पर अब फ़ारेनहाइट और केल्विन का मान समान होता है, वो तापमान बताइए कि फ़ारेनहाइट का स्केल और केल्विन का स्केल विल हैव द सेम रीडिंग। अभी आपने देखा भाई डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वो तापमान का वैल्यू जहां इक्वल रीडिंग दिखाएगा -40, आपसे ये नहीं पूछ रहा है, ये पुराना जमाना का क्वेश्चन है। पूछा है कि वो तापमान बताइए जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन का मान समान हो, वो टेम्परेचर, तो याद रखिएगा ये था वैल्यू 574.25, ठीक है, 574.25, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा, 574.25। अब ये आप खुद से भी बना सकते हो, देखिए फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन क्या था, f माइनस 32/9 इक्वल्स टू क्या है, k माइनस 273 डिफरेंस कितना था, ये आपका 5 है, ठीक है, कितना था 5, ठीक है। यहाँ तक चीजें। अब भाई इसको आपको सॉल्व कर लेना है, यहाँ से फ़ारेनहाइट और केल्विन का हम ये टेम्परेचर मान कहते हैं कि x है, तो यहाँ से x माइनस 32 ये सब सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सब मैंने कर रखा था, ठीक है। डिग्री मान लिया कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में वो तापमान x है, तो x माइनस 30 अपन के x, यहाँ से सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा, ये याद रखना है अब आपको। चलिए SI यूनिट टेम्परेचर ये सब मैंने करवा रखा भाई, यूनिट्स मेजरमेंट 4 घंटे का मैराथन प्रोजेक्शन एंड व्यू का मैराथन क्लासेस है, हीट एंड टेम्परेचर का न्यूमेरिकल जो मैंने वीडियो बोल दिया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम शून्य ताप क्या होता है, ये वो टेम्परेचर है जिसको आप अचीव नहीं कर, अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। तो देखिए वो परम, आपसे डायरेक्ट पूछेगा परम शून्य ताप केल्विन पे वो वैल्यू क्या होता है, आपका डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, और फ़ारेनहाइट पे। तो परम शून्य ताप यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में देखा जाए तो 0 केल्विन, यानी कि ये वो टेम्परेचर है, यानी कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकते, इतना लोएस्ट टेम्परेचर अभी तक हम लोग जनरेट नहीं कर पाए हैं। लेकिन सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पूछेगा भाई तो केल्विन में 0 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस। देखिए इन एब्सोल्यूट, अच्छा ये जो इतना मतलब जो टेम्परेचर क्या हो गया भाई सबसे लो हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या पदार्थ की जो क्या है भाई अणु है, मॉलिक्यूल्स है, जो एटम है, क्या मूव करेगा नहीं, ये सीज कर जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाती है। याद रखिएगा इसके पास कौन सा एनर्जी होता है भाई मेरे, यहाँ पे इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये सब बहुत शानदार क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये बना नहीं पाइएगा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। तो देखिए लिखा गया इन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द मोशन ऑफ एटम फ्रीजेज, वाइब्रेशन क्या होता है भाई फ्रीज हो जाती है,
इस तापमान में परमाणु कंपन करना बंद कर देती है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा यही जो मैं बातें यहाँ पे बताया है इसी का मतलब हो गया आपका इंट्रोपी 0। चलिए आगे डिस्कशन कर लेंगे इंट्रोपी के बारे में। इंट्रोपी यहाँ पे 0 हो जाता है। चलिए यहाँ पे कुछ देख लिया जाए। अच्छा यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 केल्विन है, मान लीजिए आपको 0 केल्विन दे दिया गया है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है 0 केल्विन, पूछा ये 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बारे बराबर है। तो अब इसको बनाने मत लगेगा कि केल्विन से हम डिग्री सेल्सियस के पास जा रहे हैं तो मैच हार रहे हैं भाई, तो -273 करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी क्या कि भाई 0 से आपको जाना है कहाँ पे, डिग्री सेल्सियस पे। तो भाई 0 से 0 में आप क्या माइनस करेंगे, -273.15 या 1.5 नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। ये हो गया आपका केल्विन -273, यानी कि 0 केल्विन सबसे लोएस्ट टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं भाई, यानी ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, लेकिन जिसको आप अचीव अभी तक आप नहीं कर सके हैं। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर छूट जाए तो कुछ ना छूटे भाई इधर से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, कन्वर्जन वगैरह अब आप कर लेंगे न्यूमेरिकल्स। अब आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट, एकदम मलाई के पास यहाँ पे आ जाइए। ये मलाई आपको जो एकदम पता होना चाहिए। चलिए मलाई जिस मलाई को अंतिम में पढ़ा जाता है, यानी कि जो एकदम यहाँ से क्वेश्चन ही बनेगा, मतलब पूरा जो हमने टेम्परेचर स्केल पढ़ लिया उसका निचोड़ यहाँ पे रखा गया। देखिए फॉर्मूला, यानी कि 3 स्केल है आपने देखा, एक सेल्सियस स्केल, एक फारेनहाइट स्केल और एक केल्विन स्केल। तो आपने क्या देखा सर, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ सब याद है ना, डिग्री सेल्सियस में 0 है वो 100 है, यहाँ पे 32 है, 212 है, यहाँ पे 273.15, वहां पे 373.15 है। डिफरेंस भी आपको पता है, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 100, फारेनहाइट में आपका 180। देखिए सेल्सियस के ताप में अंतर बाय डिफरेंस हो गया, फारेनहाइट के ताप में अंतर बाय डिफरेंस। याद रखना, ये क्यों याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि वह टेम्परेचर कौन है जहां पे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का मान बराबर हो जाए, या फिर आपसे पूछ लेगा क्या, आपसे पूछ लेगा कि आप हमें बताइए कि वह तापमान जिसमें फारेनहाइट और केल्विन का मान बराबर हो जाए। तो याद रखिएगा कैसे निकलेगा भाई, फारेनहाइट का ताप में अंतर बाय डिफरेंस ले लेंगे, केल्विन के ताप में अंतर बाय डिफरेंस ले लेंगे। अब जो जिसके बीच का आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो यूज कर लेंगे दोनों को। चलिए अब यहाँ पे आ गया C1 - C2, यही तो डिफरेंस था ना, बाई 100 लिख लिए, या फिर इसी को आप सिंप्लीफाई करते हैं 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई आपका ये इक्वेशन आ जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे चलिए आपका डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू लेते हैं 0/F हो गया। यहाँ पे आपका कन्वर्जन जब आपको पूछा जाएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपका यहाँ से डिफरेंस का क्वेश्चन मतलब कि वो वैल्यू बताइए जिसमें दोनों का भाई क्या होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल हो, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको अभी याद ही मैंने कराया है। ये फॉर्मूला कन्वर्जन 9C/5 = F - 32 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस, मैंने जो तरीका बताया वही याद रखिएगा। डिग्री सेल्सियस से अगर मुझे केल्विन के पास जाना है, यानी विन हो रहे हैं, तो प्लस कर देंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस तो माइनस कर देंगे। चलिए आगे पॉइंट जो क्या क्या चीजें लिखी गई एक बार पढ़ते चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो इसके बारे में मैंने क्या बताया भाई, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसको हम अभी तक अचीव नहीं कर सके हैं। केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू 0 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में भाई -459.67 डिग्री फारेनहाइट। अच्छा एक बात बताइए, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर क्या हो गया भाई, वो हो गया आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो यहां गौर करिएगा, यह क्वेश्चन बनेगा कि केल्विन स्केल में क्या है, 0 केल्विन, यानी कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर में देखिए डिग्री सेल्सियस स्केल में आप देख रहे हैं वैल्यू क्या दिखा रहा है, नेगेटिव में, फारेनहाइट में भी वैल्यू क्या दिखा रहा है, देखिए नेगेटिव में, डिग्री सेल्सियस में भी नेगेटिव में, और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर केल्विन में जब हम देख रहे हैं तो वहां क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव ही दिखा रहा है, लेकिन 0 केल्विन है लेकिन पॉजिटिव में है भाई, अभी नेगेटिव में नहीं। अब इससे लोएस्ट तो हम टेम्परेचर जा ही नहीं सकते, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ही सबसे लोएस्ट है जिसको अभी तक हमने प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया। तो पूछेगा वह कौन सा स्केल है जिसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलती है, तो वह याद रखिएगा वो केल्विन स्केल है, क्योंकि यही तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर, इससे तो नीचे हम जा ही नहीं सकते हैं भाई, और इसी को अभी तक हमने अचीव नहीं कर पाया। चलिए आगे बढ़े। मानव शरीर का तापमान याद है, तापमान कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फारेनहाइट और 310 केल्विन। तीनों स्केल में याद रखना है एकदम टिप में। परम शून्य तापमान पर एटम क्या है, मैंने अभी बताया था भाई, वो कंपन करना बंद कर देती है भाई। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद का पॉइंट लिखा गया कि एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है, लेकिन कन्वर्जन तब करेंगे जब डेल्टा टी यूनिट रहेगा। डेल्टा टी है फॉर्मूला में, तो वहां पे आपको केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन स्केल में जो डिफरेंस का वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। कमरे का तापमान
25 डिग्री सेल्सियस आपको पूछेगा केल्विन में, बताइए भैया 273 ऐड कर देंगे और इसको आप 98.4 फ़ारेनहाइट याद रखिएगा। और नहीं भी याद रखिएगा तो आपको कन्वर्ट करना, आपको याद है 9c/5 इक्वल्स टू F-32। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आप 5 पुट कर दिए, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे फ़ारेनहाइट में। कन्वर्जन इसी प्रकार पर बनेगा, 9×5 = 45 प्लस 32 इधर हो गया फ़ारेनहाइट, 5 × 2 = 4 × 3 = 7, यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया भाई। कहीं गलती हुई है क्या? चलिए F-32 यहाँ पे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दिया गया। एक बार कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है तो 9c/5 है, तो 9×5 = 45 यहाँ, ठीक है ना। 9c/5 F-32 होता है, ठीक है, यही होता है ना जी, 9c/5 F-32। तो 9 हो गया, c कितना है 25 है, और ये हो गया आपका 5 इक्वल्स टू F-32। 5 × 25 9×5 = 45 हो गया, और ये आ गया इधर 32 हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। 5 × 2 = 4, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यहाँ बाय मिस्टेक 98.4 लिख दिया गया, 98.4 लिख दिया गया, ठीक है, ये देख लीजिएगा भाई, ठीक कर लीजिएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। खैर ये तो अब आपको कन्वर्जन मैंने सिखा दिया। आगे देखिएगा -40 इज द क्या भाई, ओनली टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों सेम रीडिंग देगा। और प्लस आपको ये याद रखना है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन किस टेम्परेचर में सेम रीडिंग देता है, 574.25 पॉजिटिव में, और ये -40 में रहता है, याद रखिएगा। केल्विन स्केल पर कभी भी आपको नेगेटिव टेम्परेचर नहीं मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर की बात मैंने जो की ना, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये किसने दिया था भाई, याद रखिएगा, नाम विलियम थॉमसन ने बताया था, ये भी पूछेगा। और सेंटीग्रेड जो नाम है गिवन बाय कौन सा साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, तो याद रखिएगा एंड्रेस सेल्सियस के नाम पे पड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए यहाँ से टेम्परेचर स्केल का जितना था भाई ऑलमोस्ट मैंने न्यूमेरिकल भी करा दिए, और भी देखिए इसके धाकड़ न्यूमेरिकल जो यहाँ पे मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया था, ये 3 घंटे का जो आपको ये लेक्चर देख लेनी है, ठीक है, ये 3 घंटे का लेक्चर देख लीजिएगा, टेम्परेचर स्केल फिनिश। तो चलिए अब हम लोग हीट में आते हैं, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट, ये सारी जितनी भी चीजें हैं उसको अब हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक हीट, संवेदनीय ऊष्मा, सॉरी सेंसिबल हीट, उसके बाद हम लोग इसी के साथ समझ लेंगे स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के बारे में। चलिए तो बात करेंगे अब हम लोग सेंसिबल हीट और संवेदनीय ऊष्मा की। पहले समझिए कि संवेदनीय ऊष्मा या सेंसिबल हीट किसे कहते हैं। जिस हीट को देने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती हो उसे सेंसिबल हीट कहते हैं। जैसे ये आपका पानी है, ठीक है, ये 10 डिग्री सेल्सियस पे अभी आपका पानी का तापमान है। जैसे ही आपने हीट यहाँ पे सप्लाई किया तो इस पानी का जो तापमान है या टेम्परेचर वो इंक्रीज होकर के 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये जो आपने हीट दिया वो हीट को हमने क्या कहा सर, सेंसिबल हीट कहा। क्यों? क्योंकि जिस हीट को देने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है उसे आप सेंसिबल हीट का नाम देते हैं। इंग्लिश में भी मैंने लिखा है सारी चीजें, देखिएगा ध्यानपूर्वक। जिस दैट हीट गिवन बाय विच टेम्परेचर इज इंक्रीज इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। अब देखिए हीट एंड टेम्परेचर में आपको लैटेंट हीट का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हिंदी में लैटेंट हीट को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। लेकिन इसको समझने से पहले एक बेसिक सा चीज को समझना है, स्टेट यानी कि अवस्था, ठीक है। आपने 5 अवस्था के बारे पढ़ा है, लेकिन अभी 3 के बारे जानना है आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड में आपको बस ये समझना है पानी, सॉलिड, पानी जब सॉलिड में बनेगा तो उसे हम क्या नाम देते हैं सर, आइस या बर्फ का नाम देते हैं। और यही पानी जब गैस में बन जाता है, सॉरी जब गैस स्टेट में आता है, गैसियस स्टेट में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं सर, गैस या फिर भाप या वेपर भी का नाम भी दे देते हैं, है ना। तो देखिएगा आइस का पानी में बन जाना या पानी का आइस में बदल जाना, पानी का गैस में बदल जाना या गैस का पानी में बदल जाना, या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं हम कि गैस का आइस में बदलना या आइस का गैस में बदलना, ये सब क्या हो रहा है सर, तो ये सब स्टेट में परिवर्तन हो रहा है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैंने यहाँ कहीं भी टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया है, ये आपको मैं बहुत डिटेल समझाऊंगा। बस अभी आप इतना समझिए कि स्टेट क्या है, कि उसकी अवस्था में ही परिवर्तन हो गई है। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में बन जाना, या फिर लिक्विड से सॉलिड में बदल जाना, लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड से, या गैस से सॉलिड से, या सॉलिड से गैस, समझ गए। तो वो हीट या वो ऊष्मा जो क्या कर रही होगी, स्टेट में परिवर्तन करने का कार्य कर रही होगी। चलिए पहले डेफिनेशन को पढ़िए, नोट्स में लिखा हुआ है सारी चीजें। जिस हीट को देने से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, यानी कि ये वो हीट है ना कि आपकी बॉडी का जो तापमान है उसको नहीं इंक्रीज करेगी। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ चीजों को समझाऊंगा। लेकिन करती क्या है, ये केवल अवस्था में परिवर्तन करती है। उस ऊष्मा को लैटेंट हीट कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ लेंगे भाई एक बार,
द हीट गिवन बाय विच टेम्परेचर डज नॉट चेंज, ओनली इट चेंजेस स्टेट, दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। अब समझिएगा इसका नाम गुप्त उष्मा भी क्यों पढ़ा ना, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि गुप्त ही नाम क्यों पढ़ा। जैसे कि देखिए अभी मैं एक आइस का फिगर बनाया हूं, यह है आपका आइस, आइस का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। अभी इसे यहां से साइड करके ऊपर लिख लेता हूं ताकि मैं अभी हीट इसे ट्रांसफर करूंगा, तो इसका तापमान कितना है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है। रेड कलर से यहां से मैंने अब क्या किया भाई, हीट देना शुरू किया, ठीक है। आपको पता है, क्या पता है कि बर्फ जो है उसका जो नीचे वाला जो सरफेस है वहीं से बर्फ सबसे पहले यहां से पिघलेगा, यहां से पिघलते 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 इस तरह से पिघलेगा। इसके पीछे का भी रीजन मैंने आपको मास वेट डेंसिटी में बताया था। क्या बताया था कि जो लिक्विड में जो प्रेशर लग रहा होता है या गैस में जो प्रेशर लग रहा होता है वो क्या होता है, P इक्वल्स टू रो जी एच, यानी कि जितनी हाइट या फिर जितनी गहराई होगी उतना अधिक प्रेशर। तो आप एक बात बतलाइए, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ए लिया है और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बी लिया है, यहाँ पे गहराई H1 है और यहाँ पे गहराई H2 है, तो H2 कहाँ सबसे ज्यादा, H2 सबसे ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा जो नीचे वाला जो सरफेस में जो बर्फ का है वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा। और याद करिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी प्रेशर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होगा। ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है भाई, और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो भाई प्रेशर इंक्रीज सबसे ज्यादा कहां पे होगा, ये बी पॉइंट पे, यानी कि सबसे नीचे वाले सरफेस में, देन फिर यहां इस तरह से चीजें पिघलेगी, ठीक है। तो अब यही जो बर्फ देख रहे हैं ना आप, जो 0 डिग्री सेल्सियस में अब ये पिघल रही है, पिघल करके देखिए इस प्रकार से पानी का फॉर्म में रूप ले लिया। अब ये जो आपका क्या है, ये सर आइस है, ये क्या है सर आपका पानी है, लेकिन ध्यान रखना है ये सॉलिड स्टेट में है और ये आपका लिक्विड स्टेट में, लेकिन इसका तापमान कितना है इस पानी का 0 डिग्री सेल्सियस है। आपने तो यहाँ पे हीट दिया था ना, हीट देने के बाद भी टेम्परेचर देखिए सेम का सेम है। तो हुआ क्या, आप जो यहाँ थर्मामीटर लगा करके रखे हुए थे या टेम्परेचर स्केल कह सकते हैं, वो टेम्परेचर स्केल जो है ना, ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे थे इस हीट सप्लाई को ये मेजर ही नहीं कर पाता, यानी कि ये हीट जो होता है ना गुप्त हो जाती है, यानी कि छुप जाती है, इसलिए इस उष्मा का नाम देते हैं गुप्त उष्मा। तो एक्चुअली ये हीट क्या करता है, इसके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि इसके स्टेट को चेंज करने में वो उष्मा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया या फिर लिक्विड से गैस में बदल जाएगा, तो ये जो स्टेट में जो चेंज होगा वो किस कारण होगा सर, लैटेंट हीट के कारण होगा, ठीक है। लैटेंट हीट समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ एग्जांपल आपको दिखाया गया है कि ये बर्फ है, आपको यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस आइस से इसको हीट दिया गया, तो हीट देने के बाद यहाँ देखिए लिखा गया हीट देने के बाद आइस जो है पानी में चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा। जैसे कि यहाँ देखिए ये आपका आइस है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जब आप इसको हीट दे रहे हैं तो ये हीट कौन सा हीट है, लेटेंट हीट है, क्योंकि ये आइस को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया, पानी में। इस पानी का तापमान कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पानी है, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ होगा आपका, ठीक है। इस ग्राफ को समझ लिए मतलब समझिए कि आधा से ज्यादा काम हीट एंड टेम्परेचर का हो गया। देखिए इस ग्राफ में क्या दिखाया गया आपको सबसे पहले ये जो वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है ये कौन सा लाइन है, ये आपका टेम्परेचर का लाइन दिया हुआ, ठीक है। यानी इधर आपको टेम्परेचर दिखाया जाएगा और हॉरिजेंटल में जो लाइन आपको खींची गई है ये आपका हीट का लाइन है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको हीट दिखाया जाएगा, ठीक है। देखिएगा आप समझिएगा चीजों को अच्छे से। ये जो आपका -10 डिग्री सेल्सियस है ये तापमान है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान है और ये आपका 10 डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान दिखाया गया, ठीक है। तो इसको यहाँ हटा दे रहा हूँ मैं, आपको ये दिख भी रहा होगा अच्छे से। मैं यहाँ पे येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या है आपका -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया आपका -10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे आपका जो है भाई -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आइस के फॉर्म में होगा, यानी कि सॉलिड स्टेट में, ठीक है, आइस है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप हीट देते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 1 जूल हो गया हीट, यहाँ से 2 जूल हीट हो गया, 3 जूल हो, 4 जूल, 5 जूल, इस तरह से हीट क्या होगा इधर इंक्रीज होते चला जाएगा। ये तो समझ रहे होंगे आप, ठीक है भाई। चलिए तो आप समझिएगा जैसे जैसे आप हीट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, देखिएगा इधर जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे जैसे आपका हीट इंक्रीज होते जाएगा, तो अब देखिए -10 डिग्री सेल्सियस से इसका तापमान भी क्या होगा भाई, इंक्रीज होते चला जाएगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, ठीक है। इस ग्राफ को अच्छे से समझिए तो पूरा चीज को समझ जाइएगा, नहीं तो रटते रह जाइएगा। -10 से अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में पहुंचे, यानी कि आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ। तो कैसे चेंज होता है भाई, हीट के देने से। तो ये कौन सा हीट होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे सर, सेंसिबल हीट कहेंगे, संवेदनीय ऊष्मा कहेंगे, ठीक है।
चलिए ठीक है। अब एक बात बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी अभी आइस क्या होगा, आइस के फॉर्म में ही रहेगा। अब फर्दर यहाँ पे हीट देने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर से आप हीट को सप्लाई करते चले गए, तो अब हो क्या रहा था, ये जो आइस जो सॉलिड स्टेट में था, अब ये आइस किस में बदल गया, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में ही अब ये पानी में बदल गया, यानी स्टेट चेंज हुआ। तो यहाँ पे ये जो हीट कौन सा हीट कहलाएगा सर, लैटेंट हीट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया, यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस है, इसने स्टेट को चेंज कर दिया। भाई ये जो था आपका बर्फ, पहले यहां से पिघला, फिर यहां से पिघला, पिघलते पिघलते ये पानी स्टोर हो गया। ये पानी का अभी भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी आइस 0 डिग्री सेल्सियस है, तापमान तो कांस्टेंट है लेकिन स्टेट चेंज हो गया। तो ये जो हीट था उस हीट को हमने कहा लैटेंट हीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग यहां से इसको क्लियर हो गया। अभी देखिए, अब आपका जो स्टेट हो चुका है ये वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। फर्दर फिर से आप हीट देना स्टार्ट किए भाई, तो देते देते क्या हुआ, पानी का जो टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो भाई आपने देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और आप 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गए, यानी आपने यहाँ पे जो हीट दिया ये कौन सा हीट होगा भाई बताइएगा, ये सर सेंसिबल हीट होगा। क्यों, क्योंकि इसने तापमान को इंक्रीज किया है और स्टेट चेंज नहीं किया। यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, जैसे यहाँ पे आपने हीट दिया ये भी सेंसिबल हीट, क्योंकि यहाँ भी आइस था ये भी आइस था, लेकिन -10 से टेम्परेचर चेंज हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, ये बताइएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ से यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई, बताइएगा। चलिए अब क्या हो रहा है सर, वाटर के बाद यहां से जब आपने हीट दिया ना, तो ये हीट ने क्या किया, इस वाटर को, क्योंकि वाटर अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा, बॉईल करने लगेगा, तो ये भाप में बदल गया। तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया, यानी इसको हम क्या कहेंगे सर, लेटेंट हीट। अब जैसे ही आप देख रहे होंगे कि सर टेम्परेचर 100, यहां भी 100, यहां वाटर, यहां वेपर, यानी क्या, स्टेट में चेंज है। ये आपका लिक्विड, ये गैस का चेंज हो गया, तो यानी ये कौन सा हीट हो गया, लेटेंट हीट हो गया। अब यहाँ पे फिर इसको हीट का हमने लेटेंट हीट नाम दिया, और फर्दर फिर से यहाँ पे अगर आप हीट दिए तो भाई यहाँ से फिर तापमान क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। तो ये कौन सा हीट हो जाएगा, सेंसिबल हीट हो जाएगा। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। होप शो के हर एक चीज को मैं समझा पाया हूँ कि लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। अभी स्पेसिफिक हीट को दिमाग से बाहर कर लीजिए, ठीक है। सेंसिबल हीट का अभी मैंने जिक्र, सॉरी स्पेसिफिक हीट का मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। अभी आपको केवल सेंसिबल हीट का मैंने कंसेप्ट दिया है कि पहले समझिए कि सेंसिबल हीट होता क्या है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे सेंसिबल हीट के बारे में। अब आइए भाई, यहाँ पे कुछ पॉइंट है। देखिए अभी जैसे यहाँ लिखा गया कि ऊष्मा क्या हमेशा तापमान को बढ़ाती है, यानी कि अभी आप यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पर तो हीट दे रहे थे, तो क्या तापमान बढ़ा रहा था, नहीं। यानी जरूरी नहीं है कि अगर आप हीट देंगे तो टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज होगा ही होगा। अगर वो लेटेंट है तो वो क्या करेगा, वो स्टेट में चेंज कर रहा होगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया कि ऊष्मा जरूरी नहीं है कि हमेशा तापमान को बढ़ाएगी, ठीक है। इसलिए हीट नॉट ऑलवेज इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके। इट मे बी इंक्रीज द टेम्परेचर, इट मे नॉट बी इंक्रीज, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है कि वो इंक्रीज करेगा। अगर वो सेंसिबल हीट है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, लेटेंट हीट है तो भाई वो स्टेट में चेंज कर रहा होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हीट डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज द टेम्परेचर। ऊष्मा जो है तापमान बढ़ा भी सकती है या नहीं भी बढ़ा सकती, बिल्कुल। जैसे सेंसिबल हीट बढ़ा सकती है, हीट कैन ऑल्सो इंक्रीज। ये कौन सा हीट होगा, सेंसिबल हीट होगा। और इसके बाद जो लिखा गया है इंक्रीज द टेम्परेचर, इट कुड नॉट कौन सा हीट होगा, लेटेंट हीट होगा, यानी कि गुप्त ऊष्मा होगा। सेंसिबल हीट क्या करेगी, तापमान बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। लेटेंट हीट क्या करेगी भाई, तापमान नहीं बढ़ाएगी, स्टेट को चेंज कर देती है। लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। कौन सा कथन सत्य है भाई, अच्छा यहाँ पे आपको ये 4 स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है ना। ये 4 स्टेटमेंट दिया गया था, कौन सा कथन सत्य बताइएगा। तो ऊष्मा हमेशा तापमान नहीं बढ़ाती है, ये बिल्कुल सही बात है। ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है, नहीं भी, बिल्कुल सही बात है। सेंसिबल हीट तापमान बढ़ाती है, बिल्कुल सही है। और लेटेंट हीट तापमान नहीं बढ़ाती, ये बिल्कुल सही। तो चारों स्टेटमेंट सही है भाई, ऑल होगा यहाँ पे। चलिए आंसर भी ऑल है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पॉइंट को समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे एक चीज को समझाना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट ये क्यों आखिर समझना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो आपने हीट दिया, ठीक है, यहाँ पे जो आपने हीट दिया, ध्यानपूर्वक देखिएगा, और एक हीट आपने यहाँ पर दिया, एक हीट आपने यहाँ पर दिया, ठीक। अब एक बात बतलाइए, इस हीट ने क्या किया था, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रखा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस रखा। मतलब ये कि भाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा, लेकिन इसने क्या कर दिया, स्टेट को चेंज कर दिया, आइस से वाटर में चेंज कर दिया, यहाँ पे वाटर से वेपर को चेंज कर दिया, और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रखा। तो ये कौन सा हीट था सर, इस हीट का आपने नाम क्या दिया सर, इस हीट का आपने नाम दिया था सेंसिबल हीट।
और सॉरी इस हीट का क्या नाम दिया सर, लेटेंट हीट। इस हीट का नाम आपने क्या दिया सर, लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट। तो अब ये पहचान कैसे करेंगे भाई, क्या पहचान कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर वाटर से वेपर में कन्वर्ट करने वाला हीट है, कैसे? तो इसीलिए इसकी पहचान के लिए हम लोग लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इसको लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया डिफरेंस को? समझिए, देखिए रटिए मत कोई चीज को, मैं बार बार कहता हूं कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है भाई। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? ये क्या है भाई, आइस को क्या कर रहा है, वाटर में गला रहा है, यानी ये गलन की कौन सी उष्मा, गुप्त उष्मा है, ठीक है, हिंदी में कहेंगे गलन की गुप्त उष्मा है, यानी कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। यानी कि ये वो उष्मा आप दे रहे हैं, ये वो उष्मा दे रहे हैं जो बर्फ को क्या कर रहा है, पानी में गला रहा है, ठीक है, या पानी में बदल रहा है। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या है, ये वाष्पन की गुप्त उष्मा, यानी क्या है भाई, पानी को भाप में बदलने वाली जो ऊष्मा है उसको हम क्या कहेंगे सर, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वो ऊष्मा है जो पानी को भाप में बदल रहा है। समझ में आया? तो देखिएगा यहां देखिए क्या लिखा गया, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है ना, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि बर्फ का पानी में बदलना, एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी कि पानी का वेपर में बदलना। टेम्परेचर क्या रहेगा इस समय, कांस्टेंट रहेगा। बर्फ के पिघलने और पानी को उबलने के दौरान क्या होता है, तापमान स्थिर रहता है। तो यहाँ पे जो हीट होता है वो लेटेंट हीट होता है। तो इन दोनों को पहचान कैसे करेंगे भाई कि मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर का हीट है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस होगा तो हम उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और बॉइलिंग ऑफ वाटर है तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया? बिल्कुल। तो वही बात लिखी गई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गलन की गुप्त उष्मा होती है, यानी वह उष्मा जो बर्फ को पानी में बदल दे तापमान को कांस्टेंट रखते हुए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पन की गुप्त उष्मा, वह उष्मा जो पानी को भाप में बदल दे। चलिए आगे बढ़िए। अब ऐसा ही यूनिट आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, जो लेटेंट हीट का जो, अच्छा एक चीज को अब और समझिए, आपने लेटेंट हीट बहुत अच्छे से समझ लिया है, लेटेंट हीट आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, यानी हिंदी में इसे क्या कहेंगे सर, गुप्त उष्मा। आपने गुप्त उष्मा को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। गुप्त उष्मा में आपने क्या देखा सर, ये उष्मा क्या करेगा सर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए ये क्या करेगा, स्टेट को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, स्टेट को चेंज कर देगा सर। अब आइए आगे, इसके साथ साथ अब आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज करना है सर, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, हिंदी में भी कहेंगे इसे हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट, यानी कि विशिष्ट गुप्त उष्मा। अब इसको आपको समझना है, जो एग्जाम में आपको यूज होगा, विशिष्ट गुप्त उष्मा, न्यूमेरिकल्स में यही यूज होगा। यानी जब भी बात होगी स्पेसिफिक की यानी कि विशिष्ट की, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है 1 यूनिट की बात होगी। अब 1 यूनिट में आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 kg, मतलब जो भी होगा यूनिट होगा, 1 kg होगा, 1 ग्राम हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 मीटर क्यों हो सकता है, मतलब जो भी होगा भाई यूनिट की बात हो रही होगी, ठीक है ना, यूनिट मैटर की, यूनिट पदार्थ की बात होगी। विशिष्ट का मतलब समझ में आया सर कि यूनिट की बात होगी। चलिए, तो जब बात है स्पेसिफिक लेटेंट हीट की, ठीक है, अच्छा लेटेंट स्पेसिफिक का मतलब आपको समझ में आ गया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट मतलब क्या है, यानी कि स्पेसिफिक देखिए लेटेंट हीट का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, गुप्त उष्मा का मतलब तो समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सर, कि वह उष्मा, ठीक है ना, क्या भाई, वह उष्मा जो क्या करते भाई, स्टेट को बदल दे। तो उष्मा के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे सर, जूल यूज करेंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान को समझिएगा, यहां पे मैं कुछ चीज को ऐड कर रहा हूं कि वह उष्मा जो यूनिट मास के टेम्परेचर, सॉरी यूनिट मास को, ठीक है ना, यूनिट मास को ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा भाई, यूनिट मास को ध्यान रखना है, मैंने फिर से कहा यूनिट मास को क्या कर दे भाई, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए उसकी स्टेट को बदल दे। नहीं समझे? जैसे कि देखिए ये आपका बर्फ है, ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में है, ये अभी आइस स्टेट में है, और आप इसको जो हीट दिए हैं, और ये जो हीट आपने दिया इसको आपने कहा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो भाई 1 ग्राम बर्फ, ठीक है ना, अब यहां पे देखिए यूनिट आ जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक यूज, 1 यूनिट बर्फ के तापमान को नियत रखते हुए उसको क्या कर रहे भाई, उसको पिघला दे, यानी कि उसको सॉलिड से लिक्विड में बदल दे, तो उस उष्मा को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो भाई जूल पर केजी नहीं हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का आपसे पूछेगा एसआई यूनिट। तो 1 kg बर्फ को
क्या करे भाई, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखते हुए उसको क्या कर दे, पानी में बदल दे। 1 ग्राम बर्फ को भी बोल सकते हैं, या फिर अब देखिए ये अब इसका सीजीएस यूनिट क्या आ जाएगा, जूल का, जूल की जगह हम क्या लिखेंगे, सीजीएस में कैलोरी लिखेंगे और केजी को क्या लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे। तो आप इसको और क्या कैसे पढ़िएगा, देखिए 1 ग्राम जो भी होगा एक होगा, क्योंकि स्पेसिफिक मतलब यूनिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में है, 1 ग्राम बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में है, उसको पिघलाने में जो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी उसको आप क्या कहेंगे सर, उसको आप कहेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक है। ये आपको पहले ये समझ में आया। तो अब देखिए आपसे ये एग्जाम में आपको पूछेगा भी, याद भी रहना चाहिए, क्या याद रहना आपको चाहिए कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। समझ में आया। अब इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ये है, यहां पे समझिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट है ये। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट यानी कि स्पेसिफिक मतलब हो गया एक क्या है, ग्राम है सर। तो 1 ग्राम ये फ्यूजन है यानी कि बर्फ को पिघलाएगा, यानी 1 ग्राम बर्फ को कितना तापमान में रखते हुए, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखते हुए उसको क्या करे भाई, पानी में पिघलाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है। यानी इसका मतलब समझे आप कि 1 ग्राम बर्फ को पानी में पिघलाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये हो गया लेटेंट हीट, मतलब तापमान को कांस्टेंट रखते हुए उसके स्टेट में चेंज करने के लिए जो ऊष्मा लगा वो कितना है, 80 कैलोरी हो। तो भाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट मतलब समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब एक वर्ड यूज होगा आपको, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका मतलब भी वही है भाई, जूल पर केजी, ये एसआई यूनिट हो गया, और सीजीएस में क्या लिखेगा, कैलोरी पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखते हुए उसको भाप में बदलने के लिए जो ऊष्मा लगेगी उसको आप क्या कहिएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका वैल्यू याद रखना है आपको, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ये कि 1 ग्राम पानी, ठीक है, 1 ग्राम पानी का 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखते हुए उसको भाप में, वेपर में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हुआ ये बातें। चलिए आइए अब यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, देखिएगा। देखिए आपसे पूछता है यूनिट, आपका यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना भी है, ये सब मैंने वैसे करा भी दिया यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा भाई, कैलोरी पर ग्राम होगा, ठीक है ना। और एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी होगा, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ नहीं लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ लिखा हुआ जूल पर केजी। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, 1 केजी, ठीक है। चलिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, यानी कि विशिष्ट गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसका मतलब फ्यूजन मतलब भाई आइस पानी में बदलेगा। चलिए स्पेसिफिक है तो कितना ग्राम होगा भाई, 1 होगा ग्राम, या केजी बोलेगा तो 1 केजी। तो विशिष्ट गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी गर्म। गलन मतलब समझिए, गलन की गुप्त ऊष्मा यानी कि किसको गला रहा होगा, बर्फ को गलाने की जो गुप्त ऊष्मा होगा, कितना बर्फ होगा, तो 1 ग्राम या फिर 1 केजी, ठीक है ना, क्योंकि स्पेसिफिक लग गया इसलिए। तो वही बात यहाँ लिखी गई है। तो कितना उसमें चाहिए, 80 कैलोरी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखते हुए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए उसको पिघलाने में कितनी ऊष्मा देनी होगी, 80 कैलोरी ऊष्मा देनी होगी। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, विशिष्ट वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या लिखा गया, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी पानी काची में बदलेगा, भाप में, वाष्प में बदलने के लिए। तो स्टेट चेंज होगा, तापमान कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, और कितना पानी भाप में बदलेगा, 1 यूनिट, 1 केजी या 1 ग्राम। तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो वही लिखा गया। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा देनी होगी। क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 15 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। समझिए क्या बोला गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना ग्राम पानी है, 15 ग्राम पानी है। इसको समझते चलिए, इसको पहले हटा लेता हूं मैं ताकि ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से आप समझ पाए। चलिए भाई समझिएगा ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए क्या बोला गया, पानी है आपका, मान के चल, ये आपको मैं बना दे रहा हूं पानी, ठीक है। ये हो गया पानी। ये कितना पानी है, 100 ग्राम पानी है। कितना पानी है भाई, 100 ग्राम पानी है। और इस पानी का तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे है ये पानी, ठीक है। पानी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या है आपका, 100 ग्राम पानी है,
100 ग्राम नहीं था, 15 ग्राम पानी था, है ना। 15 ग्राम पानी है आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है भाई, देखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस के 15 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस में भाप, अब देखिए समझिए स्टेट में बदल रहा चेंज क्या है। देखिए यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन अब ये पानी जो लिक्विड स्टेट में था अब ये बदल गया भाप में, यानी वेपर स्टेट में, यानी कि स्टेट में परिवर्तन है। तो कौन सी उष्मा भैया, लेटेंट हीट उष्मा। लेटेंट हीट में कौन, फ्यूजन या वेपराइजेशन, तो भाप में बदल रहा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया। तो पूछ रहा है कि वही बात यहाँ पे पूछ रहा है कि भाप में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा क्या है, यानी कि यहाँ पे फिगर को देखिए कि ये जो पानी है भाई, अब इसको आपने क्या किया भाई, हीट दिया, ठीक है। आपने इसको हीट दिया 15 ग्राम पानी को, जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ये पानी क्या करने लगेगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो तो इसका उबलने लगेगा। तो अब ये उबलने लगेगा पानी, थोड़ा थोड़ा करके सारा पानी अब क्या हो गया, 15 ग्राम पानी ये भाप में बदल गया है। और तापमान अभी इसका कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया, लेकिन यहाँ पे जो आप इसको लिक्विड स्टेट में देख रहे हैं, अब ये किस स्टेट में बदल गया, वेपर स्टेट में। तो ये जो आपने हीट दिया ये लेटेंट हीट है, और ये फ्यूजन या वेपराइजेशन, तो भाप में बदल गया तो वेपराइजेशन। तो अभी मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू कि 1 ग्राम या 1 केजी पानी को भाप में बदलने के लिए जो आवश्यक उष्मा है वो कितनी है, 540 कैलोरी पर ग्राम, है ना। यानी आपको पता है सर, क्या पता है कि 1 ग्राम पानी को, ठीक, अगर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए इसको अगर भाप में बदलना है तो आपको कितनी उष्मा देनी पड़ेगी, 540 कैलोरी उष्मा देनी पड़ेगी। यार आपको कितना यहाँ पे ग्राम दिया गया, 15 ग्राम, तो 15 ग्राम के लिए कितना उष्मा देना पड़ेगा सर, 15 गुना 540 कैलोरी। तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 6 8100 कैलोरी। और 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। तो अगर जूल में आंसर रहेगा तो 8100 इंटू 4.2 जूल, ये भी आप मल्टीप्लाई करके इसको 10 से ऐसे कर लीजिए, और फिर बाकी 810 इधर 42 से मल्टीप्लाई करके इतना जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं भाई। यही देखिए यहाँ पे किया गया है, देखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो वैल्यू है 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो इसका मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी उसमें चाहिए, तो 15 ग्राम के लिए 15 गुना मल्टीप्लाई कर देना। पहला मेथड हो गया। अब देखिए, अब लेटेंट हीट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अच्छा एक चीज यहाँ पे हुआ क्या पहले इसको भी देखिए, समझिए, यहीं से फॉर्मूला भी निकला। तो देखिए 1 ग्राम पानी के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा, है ना। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 540 कैलोरी ऊष्मा। तो ये कौन सा ऊष्मा था भाई, लेटेंट हीट है, ठीक है, लेटेंट हीट वेपराइजेशन है। और यहाँ पे 15 ग्राम के लिए तो ये क्या हो गया, मास। तो आपका जो हीट का फॉर्मूला निकलता मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब भाप में बदल रहा होगा, और क्यू इक्वल टू आप लिखिएगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब आपका पानी में बदल रहा होगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से कितना आवश्यक उष्मा है, कितना ग्राम, 15 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भाप में बदल रहा है तो कितना है, 540 कैलोरी पर ग्राम, और ये आपका ग्राम है तो ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके वही चीज आ जाएगा 8100 कैलोरी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं भाई। चलिए, तो ये फॉर्मूला भी याद हो गया आपको, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्यू इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फ्यूजन दोनों यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही सेम क्वेश्चन है, ये सब बना ही लिए आप। देखिए अब आइए स्पेसिफिक हीट के बारे में। देखिए स्पेसिफिक हीट के कंसेप्ट को समझिएगा। अभी आपने क्या समझ लिया, लेटेंट हीट को समझ लिया, है ना। इसके बाद आपने सेंसिबल हीट को भी समझ लिया है। तो देखिए सेंसिबल हीट में क्या हो रहा था सर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। अब लेकिन समझिए स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन को, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, या स्पेसिफिक सेंसिबल हीट इसको बोला जाता है वैसे तो। स्पेसिफिक सेंसिबल हीट यानी कि विशिष्ट संवेदनीय ऊष्मा, संवेदनीय ऊष्मा। बस अब आपका क्लियर हो गया होगा अभी ये नाम से ही। नाम में क्या आ गया है, देखिए नाम में क्या आया भाई, यहाँ पे देखिए पहले सबसे पहले सेंसिबल हीट। तो भाई सेंसिबल हीट क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, स्टेट चेंज नहीं करेगा। लेकिन स्पेसिफिक आ गया यानी कि 1 यूनिट होगा, या तो 1 केजी पानी का, या 1 केजी आइस का, या फिर 1 ग्राम आइस का, या 1 ग्राम पानी का, या 1 ग्राम भाप का, क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये समझिए कि 1 ग्राम पानी का, या 1 ग्राम आइस का, या 1 ग्राम भाप का जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, यानी कि ऊष्मा का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल। तो ये हो गया आपका भाई एसआई यूनिट हो गया।
जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, खैर आइए यहाँ पे पहले समझ लीजिए स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन। एक मिनट, ये भाई सीजीएस यूनिट हो गया, माफ करिएगा। कैलोरी यहाँ पे अगर ये ग्राम में यूज किए ना तो ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये कैलोरी पर, ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट। ठीक है, खैर आइए पहले यहाँ पे समझिए इसको, पहले स्पेसिफिक हीट को देखिएगा। क्या स्पेसिफिक हीट मतलब स्पेसिफिक सेंसिबल हीट यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सेंसिबल वैसे छूट गया, वैसे नहीं लिखा जाता, एग्जाम में भी नहीं मिलेगा आपको सेंसिबल, है सेंसिबल ही होता लेकिन। ठीक है, विशिष्ट संवेदनीय ऊष्मा, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और लैटेंट हीट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एकांक द्रव्यमान पदार्थ का ताप, ठीक है, एक यूनिट मास का, कोई भी पदार्थ कितना होगा, एक यूनिट मास होगा, 1 ग्राम होगा या 1 केजी होगा, उसका 1 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसका आपको विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। इंग्लिश में एक बार देख लीजिएगा, इसको एस या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, इट इज डिनोटेड बाय एस और सी। जैसे कि देखिए, ये आपका पाई कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, इसका तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब इसको 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस करना है, तो इसके लिए आपने जो हीट दिया होगा, तो भाई याद रखना है आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया, और मास भी कितना होना चाहिए भाई, यूनिट मास होना चाहिए, 1 ग्राम या फिर 1 केजी। तो ये जो हीट कहलाएगा वो हीट क्या कहलाएगा सर, स्पेसिफिक सेंसिबल हीट कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए आगे बढ़िए, मतलब ऐसे समझ लीजिए ना भाई कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका मान के चलिए आइस है। ठीक है, ये आपका -4 डिग्री सेल्सियस पे है और 1 ग्राम आइस है, तो इसको आप जो हीट दे रहे होंगे भाई, यहां से इस आइस का टेम्परेचर हो गया इंक्रीज होके तो -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना भाई, टेम्परेचर दे रहे हो तो भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, नेगेटिव में भाई जो लोअर वैल्यू इंक्रीज होता है, तो भाई ये भी 1 ग्राम है, तो भाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये हीट कौन सी होगी, स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, स्पेसिफिक सेंसिबल हीट हो जाएगी। चलिए तो सिंपल सी बात है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए एसआई यूनिट नहीं निकालिएगा, देखिए यहाँ पे 1 केजी पदार्थ का 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी ऊष्मा, तो जूल पर केजी केल्विन एसआई यूनिट हो गया। सीजीएस में जूल को कैलोरी लिखते हैं, केजी को ग्राम लिखते हैं, केल्विन को सेल्सियस लिखते हैं। ये सब एसआई यूनिट हमने करवा रखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखिए CW मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आपको कितनी उष्मा देना पड़ेगा सर, 1 कैलोरी उष्मा देने। और याद रखिएगा पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू किसकी, पानी की। इसके बाद और भी याद रखिएगा वैल्यू, देखिएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ पीतल का 0.09, देखिए पानी से कम है, यानी क्या कि 1 ग्राम पीतल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको मात्र उष्मा देना 0.09, लेकिन पानी का 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए कितना उष्मा देना पड़ेगा, 1 कैलोरी। उसी का प्रकार देखिए सीसा का कितना है 0.03, यानी कि 1 ग्राम सीसा का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करने के लिए 0.03 कैलोरी। 1 ग्राम बालू का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 0.20 कैलोरी। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यानी कि 1 ग्राम बर्फ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 0.5 कैलोरी। समझिए, देखिए अभी मैंने आपको बताया पानी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है सर, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, है ना। और स्पेसिफिक हीट ऑफ बालू या फिर सैंड का ले वो कितना है 0.20 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखिए 1 ग्राम बालू का, ठीक है, तापमान अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसके लिए कितना हीट चाहिए सर, मात्र 0.20 उष्मा ही चाहिए, उस 0.020 कैलोरी। इसीलिए क्या होता है ना, जो बाल यानी कि देखिए जहां समुद्र है तो वहां पे बालू होगा, तो वो इलाका क्या है ना बहुत जल्द ठंड हो जाएगा, बहुत जल्द गर्म भी होगा, बहुत जल्द वहां से ठंड भी, क्योंकि आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। ठीक है, ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था, जो जितना अच्छा है हीट को एब्जॉर्ब करने में वो उतना ही अच्छा होता है हीट को इमिट करने में, यानी कि रिजेक्ट करने में। तो देखिए बालू जो है आपका, देखिए यहाँ पे बालू मान के चलिए ये आपका बालू है, ठीक है, और यहां मैं बना रहा हूं ये पानी। 1 ग्राम मैं ले रहा हूं ये बालू और 1 ग्राम मैं ले रहा हूं पानी। तो 1 ग्राम बालू को अगर यहाँ पे तापमान मुझे इंक्रीज करना, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे बालू है और पानी भी 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 1 ग्राम बालू को मुझे 21 डिग्री सेल्सियस करना, तो मात्र मैं 0.20 कैलोरी मिल गया, वहां पे हीट सूर्य की रोशनी मिलेगी 0.20 ही, तो ये कितना बढ़ के हो जाएगा भाई 21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है,
और अभी पानी को भी मिल रहा है 0.20, तो ये 20 से क्या होगा 20.1 डिग्री सेल्सियस, ये 21 हो गया, ये 20.1 हो गया। अब मान के चलिए कि सूर्य की जो ऊष्मा आ रही थी वो थी भाई 1 कैलोरी, ठीक है, वो कितनी थी 1 कैलोरी थी। तो यहाँ पे क्या है भाई, इसकी पानी की 0.20 यानी कि 5 टाइम्स अधिक मिल रहा है। तो अगर 1 कैलोरी इसको ऊष्मा मिल गया तो ये 20 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान बालू का कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। कैसे, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस है और ये बालू जो है 0.20 में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तो 20 से 21 हो गया, फिर 0.20 से 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि 1 कैलोरी में जाना ना भाई, तो 1 कैलोरी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 5 बार 0.20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और ये 1 कैलोरी में ये कितना बढ़ा 20 से 21 ही बढ़ा। तो देखिए बालू क्या हो गया, 1 कैलोरी उष्मा सूर्य की मिली ना, तो उससे इसका तापमान 25, इसलिए रेगिस्तान इलाका इतना गर्म होता है। और जो पानी था भाई, पानी वाला इलाका जो आप देखेंगे, ठीक है ना, समुद्री किनारे जो भी लोग मतलब जो भी राज्य होंगे वहां पे वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा, ठीक है। और याद रखिएगा जो जितना जल्दी गर्म होगा वो उतना ही जल्दी ठंड होगा। देखिए ये बहुत जल्दी गर्म भी हो गया, तो ये बहुत जल्दी रात में यहाँ पे ठंडा भी रेगिस्तान में लगेगा आपको। और ये लेट से गर्म हो रहा तो लेट से ठंडा भी होगा, जैसे कलकत्ता इधर वाला इलाका देख लीजिएगा आप। तो खैर ये इतना डिटेल यहाँ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आइए न्यूमेरिकल्स एक देख लीजिए। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। 500 ग्राम जल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 60 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करना है 500 ग्राम पानी का, कितना करना है 40 से 60 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना, ठीक है। यानी 40 से 60 करना है, यानी कितना इंक्रीज करना है 40 से 60 करना है। चलिए देखिएगा, इसको हटा लिया जाए पहले। इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मूला मैं बता तो दूंगा भाई, लेकिन फॉर्मूला से मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं आपको, ठीक है। इस चैप्टर में एक भी फॉर्मूला मैं यूज नहीं करता हूं। देखिए टेम्परेचर कहां से कहां करना है 40 से 60 करना है ना। 40 से 60 करना मतलब कितना इंक्रीज करना है सर, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। और ये यहाँ पे क्या बोला गया है, हीट रिक्वायर्ड यानी कि जल का तापमान आपको 40 से बढ़ाकर 60 करना है। कितना पानी का 500 ग्राम पानी का, ठीक है। आपके पास पानी कितना है सर 500 ग्राम पानी है। चलिए भाई, हमको पता है कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना ऊष्मा चाहिए भाई, 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो भाई हमें एक बात बताइए, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान हमको बढ़ाना है, ठीक है। साथ के साथ कितना मास हो जाएगा आपका 500 ग्राम मास हो गया। तो भाई एक बात बताइए कि 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए 1 कैलोरी चाहिए, तो भाई यहाँ पे हमको 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है 500 ग्राम का, तो उसको 1 कैलोरी से मल्टीप्लाई करेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना जीरो हो गया 2 3 5 दूनी 10, 10,000 कैलोरी उसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से ही आपका मैं फॉर्मूला भी निकाल देता हूं, देखिए 10,000 होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक। ये होगा आपका 10,000 होगा ना भाई, 10,000 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से 500 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 0 1 2 3 और 5 दूनी 10,000 कैलोरी ऊष्मा, ठीक है। और कैलोरी को किलो कैलोरी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो तो 1 किलो कैलोरी हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा नहीं समझे तो। देखिए हमने क्या बोला था भाई कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए 1 कैलोरी चाहिए, ठीक है। तो वहां देखिए यहीं इसी को देख लीजिए, यहीं से समझ लीजिए। देखिए 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए हमको 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए भाई। तो 500 ग्राम वाटर के लिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना, तो 500 और 20 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 520 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 10 कैलोरी ऊष्मा नहीं हो जाएगा, 10,000 कैलोरी ऊष्मा नहीं हो जाएगा। और किलो को देखिए भाई ये सब मैंने करा रखा है भाई ऐसा यूनिट में। देखिए कैलोरी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से यानी 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ से डिवाइड करेंगे 3 जीरो यानी कि 10 किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। 10 किलो कैलोरी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब यहीं से देखिए फॉर्मूला भी आपका निकल जाएगा। देखिए क्या किया आपने, ये आपने कितना, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया 500 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दिया, जितना आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना था 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना था, ठीक है। तो क्या किया आपने देखिए, और आपने 1 कैलोरी ऊष्मा जो पानी का था उसको मल्टीप्लाई किया, तो आपने क्या लिया ये मास लिया, ठीक है। ये टेम्परेचर इंक्रीज कितना करना डेल्टा टी हुआ ना भाई, 60 - 40 की डेल्टा टी हो गया, और ये क्या गया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो गया। तो यही फॉर्मूला हो जाता है Q = MC डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी है तो यहाँ पे अब डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में मत बदलने लगिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है, समझा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला देखिए लिखा गया है, Q = क्या होता है सर MC डेल्टा टी होता है।
तो यहाँ से ये फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया। देखिए मास की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 500 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए इंक्रीज करने के 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ये ग्राम से 1 ग्राम कट गया। डेल्टा टी कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो सेल्सियस से ये सेल्सियस कट गया, तो 500 गुना 20 कितना हो गया आपका, 10,000 कैलोरी आंसर। 500 गुना 20 10,000 ही होगा ना भाई, हर जगह यहाँ गलती लिख दिया गया, 1 2 3 5 दूनी 10, ठीक है। 10,000 कैलोरी और किलो कैलोरी कितना हो जाएगा, 10 किलो कैलोरी ऊष्मा। अब आइए अगला एक पॉइंट लिखा गया, क्या तापमान चेंज करने की बात होगी तो उसके लिए हम स्पेसिफिक हीट हमें चाहिए, और पानी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट लेंगे, ठीक है भाई। मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया नहीं समझे, देखिए तापमान चेंज करने की बात होगी तो कौन सा हीट की बात होगी, स्पेसिफिक हीट की बात होगी। पानी का टेम्परेचर, अब किसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, अब यहाँ मान लीजिए यहाँ पे आप बोल देता आपको कि बालू 500 ग्राम बालू का 40 से 60 करना है, तो भाई हमको पता होना चाहिए कि बालू का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 0.20। तो इस केस में हम कैसे अब बनाते हैं, Q इक्वल्स टू mcs डेल्टा टी। 500 ग्राम पानी का स्पेसिफिक हीट ऑफ बालू कितने हैं, यानी कि 1 ग्राम बालू को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में कितना चाहिए भाई, 0.20 चाहिए। और कितना चेंज करना वो, क्योंकि भाई हमें बालू का ना चेंज करना है, तो बालू का हमको स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए कि 1 ग्राम बालू का, तो अब ये वैल्यू ये आपको याद करके जाना होगा, एटलीस्ट ये चारों याद करके जाइएगा। अगर एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, लेकिन नहीं भी कभी दिया हुआ रहता है, ठीक है भाई, कंपटीशन टफ है, नहीं दिया हुआ रहेगा, आता हुआ क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी दे दे भाई, एल्यूमिनियम दे दे, चाहे ब्रास दे दे, चाहे पीतल दे दे, ठीक है, तो वो पीतल का तो याद ही करवा दिया आपको, तो वो आपको ये वैल्यू दे दिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसका हम आपको करवा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया गया है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 4 kg वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। 4 kg पानी के तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 75 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो समझिए देखिए 4 kg पानी का तापमान कितना बढ़ाना है भाई, 15 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस करना, तो डेल्टा टी निकालिए, 75 से 15 कितना हो जाएगा भाई, 60 10 70 75, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो आपको क्या पता है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए हमें 1 कैलोरी चाहिए, तो भैया 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना, 4 kg है, तो kg को ग्राम में, यानी कि 4000 ग्राम, ठीक है, 4000 ग्राम का 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कितना ऊष्मा चाहिए, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ऊष्मा चाहिए, ठीक है। बस हो गया आपका आंसर, ये ग्राम से 1 ग्राम कट जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, तो 4000 गुना 60 कितना हो जाएगा, 4000 गुना 60 यानी कि 4 0 हो गया, 1 2 3 4 4 6 24, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो 2,40,000 आपका कैलोरी ऊष्मा, किलो कैलोरी में आपका कितना हो जाएगा, 240 किलो कैलोरी ऊष्मा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई। बाकी ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्यू इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। मास कितना दिया गया, 4 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि भाई एसआई यूनिट में आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, कैलोरी में है, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा भाई। तो 4000 ग्राम में ले लिए, क्योंकि आपको ये वैल्यू याद है किसका, ग्राम में याद है ना, इसलिए ग्राम में चेंज करना पड़ेगा मास को। देखिए यहां मैंने लिख दिया तीनों फॉर्मूला कि आइस का वाटर बनना एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई। लैटेंट हीट क्यू इक्वल टू m इंटू LHF होगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा यूज करेंगे। अब यहाँ वाटर का भाप में बनना है 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई। लिक्विड से भाप वेपर में बदलना, भाप में बदल रहा, तो 540 कैलोरी उसमें यूज होता है भाई, हमें पता है 1 ग्राम भाप पानी का भाप में बदलने के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्यू इक्वल टू m इंटू LH भी हो जाएगा ये। और टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो क्यू इक्वल टू mc डेल्टा टी, ठीक है। तो 1 ग्राम अगर टेम्परेचर बॉडी का अगर टेम्परेचर चेंज करना तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट का, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको, चलिए एक बार सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज करवा दी गई आपको, देखिएगा ऑल फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया गया है। जैसे स्पेसिफिक हीट यानी कि स्पेसिफिक सेंसिबल हीट यानी कि विशिष्ट संवेदनीय ऊष्मा का फॉर्मूला हो जाए क्यू इक्वल टू mc डेल्टा टी। लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्यू इक्वल टू MLH होगा, या तो फ्यूजन, अब यहाँ पे ले लिया हूँ, अगर फ्यूजन रहेगा तो MLHF हो जाएगा।
पानी का यानी कि बर्फ का पानी में गलाने के लिए 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितना उसमें चाहिए 80 कैलोरी, ये सब याद करना होगा। 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए कितना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए 540 कैलोरी पर ग्राम चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी पानी 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी उसमें चाहिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट सीजीएस यूनिट ये मैंने बता दिया, 1 कैलोरी में कितना जूल 4.2 जूल। चलिए ये सब हो गया। इसके बाद देखिए रिलेशनशिप प्रेशर का याद रखिएगा। देखिए प्रेशर इंक्रीज करेगा ये इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। और याद करिएगा मेल्टिंग पॉइंट में इनवर्सल प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका डिक्रीज करेगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, फटाफट चीजों को खत्म करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है अब ऐसा समझिएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी हमें यह बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट से हीट कितने आसानी से फ्लो करेगी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से हीट फ्लो करेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है आपका, एक ऑब्जेक्ट ये है, थर्मल कंडक्टिविटी को के से रिप्रेजेंट करते हैं। इस K1 इसको मैंने लिख दिया है, इसका 20 है वैल्यू, K2 का वैल्यू 30 है। तो जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उससे हीट आसानी से फ्लो करेगा। कंपैरेटिवली यहां से जो हीट फ्लो करेगी इसके एक किनारे से लेकर इस यानी कि इसको गर्म करिएगा पहला इस किनारे से, तो यहां से क्या होगा भाई, हीट क्या करेगा भाई, ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिट कर रहा होगा और यहाँ से जब यहाँ से इस किनारे में, तो यहाँ पे ज्यादा फास्ट होगा क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा। तो थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मटेरियल लिए हैं और उस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया क्लियर। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा ना, ज़्यादा डिटेल अब नहीं करूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो फिर क्योंकि इसके न्यूमेरिकल से क्लास में भी मैंने कंसेप्ट दिया इसलिए। चलिए फटाफट, थर्मल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू ट्रांसफर ऑफ कंडक्ट हीट। उसमें चालकता किसी वस्तु का वह गुण है जो यह बताता है कि उस वस्तु में उष्मा का प्रवाह कितनी आसानी से हो सकता है। ग्रेटर इज द वैल्यू, जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी आसानी से हीट का फ्लो हो रहा होगा। अब आइए यूनिट की बात कर ले। देखिए मैंने क्या बताया था, यहां से समझिएगा यूनिट को समझिए क्या है। इसके यूनिट को समझने के लिए आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले इसके यूनिट को आपको मैं अगर समझा दूं तो देखिएगा, देखिए यहां पे क्या दिया गया। अच्छा एक आप पहले इसको समझिए, फॉरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, इसका जरूरी नहीं है ये सब करने का। देखिए किसी वस्तु में चालन के द्वारा उष्मा प्रवाह की जो दर होती है, उष्मा प्रवाह के लंबा, देखिए मतलब जो कंडक्शन के थ्रू जो हीट फ्लो करता है, यानी कि सबसे पहले अगर आप इस आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है देखिएगा ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक किनारा है आपका ये, ठीक है, और एक किनारा आपका ये दिख रहा है, ये हो गया। ठीक है, एक एंड से एक एंड यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस किनारे का जो तापमान है T1 है और इसका तापमान T2 है। अब आप जब हीट देंगे तो इस किनारे से इस किनारे में हीट फ्लो करेगा, डिपेंड करेगा कि इस पदार्थ का थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक है तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, यानी कि कंडक्शन के द्वारा जब हीट फ्लो करेगा, उष्मा प्रवाह की जो दर होगी, किसी वस्तु में जो हीट फ्लो कर रहा होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो कर रहा होगा, वो परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में क्षेत्रफल तथा ताप प्रवणता के समानुपाती होता। मतलब क्या है कि देखिए जो रेट ऑफ हीट है, यानी कि रेट ऑफ हीट मतलब कि Q अपन T, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका भाई, एरिया का और टेम्परेचर ग्रेडियंट का, डेल्टा T अपन डेल्टा X इसको बोलते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, तापमान में परिवर्तन बटा दूरी। मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि लंबी होगी वीडियो। डेल्टा T अपन डेल्टा X होता है। इसकी भाई ऐसा यूनिट बताइएगा मुझे, मैंने निकलवाया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे समझ लीजिए यहां पे समझ लीजिए, यहां पे क्या हो गया भाई, जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है, इस किनारे से इस किनारे में हमने हीट को फ्लो कराया, हीट फ्लो करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस किनारे का टेम्परेचर T1 है, इस किनारे का टेम्परेचर T2 है, इसके बीच का जो मोटाई है वो डेल्टा X है। ठीक है, तो भाई डेल्टा T क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक, तो भाई डेल्टा T बाई डेल्टा X जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि तापमान प्रवणता, यानी कि ताप में परिवर्तन बटा जो दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी पर अपन दूरी, इसकी एसआई यूनिट याद रखिएगा। तो जो आपका रेट ऑफ हीट जो फ्लो करेगा, यानी कि एक सेकंड में जो हीट फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया, यानी कि जो परपेंडिकुलर एरिया से जो हीट फ्लो कर रही होगी और उसकी टेम्परेचर ग्रेडियंट से, यानी डेल्टा T बाई डेल्टा X। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे हम लोग, तो क्यों अपन T क्या हो जाएगा, माइनस साइन KA डेल्टा T अपन डेल्टा X होता है। माइनस क्या साइन बताता है सर, कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कहां से कहां, हाई टू लो टेम्परेचर। चलिए भाई यहां लिख दिया गया। नेगेटिव साइन क्या बताता है भाई, नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन क्या बताता है, सो दैट हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है,
तो ये आपका किया गया रेट ऑफ हीट, यानी ये रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब क्या है, ये क्यू अपन टी निकल रहा वैल्यू, ठीक है, समझिएगा। देखिए यहाँ क्यू का मतलब क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो। यही एग्जाम में पूछेगा कि उष्मा प्रवाह की दर बताइए, यानी कि 1 सेकंड में कितनी उष्मा प्रभावित हो रही है, 1 सेकंड में कितनी उष्मा प्रभाव हो रही है, यानी कि क्यू अपन टी ही आप निकाल रहे हैं, माइनस के डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स है। के आपका थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा लंबा नहीं टानेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, देखिए तो भाई यूनिट क्या आ जाएगा बताइए। अब आप तो यूनिट आराम से निकाल पा रहे होंगे रेट ऑफ हीट फ्लो का, के ए डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स है, ठीक है, डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे अगर देखिएगा इसके यूनिट की बात की जाए तो देखिए इसके यूनिट जो होती है क्या होती है भाई, वाट पर मीटर केल्विन हो गया। वाट को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपन टाइम होता है, पी इक्वल्स टू क्या हो गया वाट, तो वाट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो यही वाट की जगह मैंने देखिए जूल पर सेकंड कर दिया, मीटर केल्विन, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया भाई, मीटर केल्विन को ऊपर लेके चले गए, जूल पर सेकंड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वाट भी लिख सकते हैं, वाट मीटर पर केल्विन पर। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। अब देखिए ऊष्मा चालकता की जो प्रवाह है वो सबसे कम कहाँ होगा, गैस में होगा। उसके बाद सबसे कम लिक्विड और सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में जो हीट फ्लो करेगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर के ऊपर, इट ऑर्डिनली डिपेंड कि आप किस मटेरियल का आपने ऑब्जेक्ट लिया है, उससे कितना आसानी से हीट फ्लो करेगा वो बताते हैं। यही बात है, ये सीक्वेंस आपको मैंने बोला था, याद कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस आपका क्वेश्चन बनेगा। गुड कंडक्टर यानी कि डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि ये क्या हो गया भाई, इससे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अधिक होगी। स्टील है भाई तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होती है, ठीक है, तो इससे हीट बहुत कम फ्लो करेगी। और सबसे कम भाई एयर की थर्मल कंडक्टिविटी, गैस की होती है ना, मैंने यहाँ पे बताया, देखिए गैस की जो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। तो भाई इस क्या हो जाएगा, एक इंसुलेटर की या फिर बोल सकते हैं कुचालक की तरह, बैड कंडक्टर फॉर हीट, ठीक है ना। एयर जो होता है जिससे आसानी से हीट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। देख सकते हैं कि जो एयर की जो के वैल्यू है वो सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा डायमंड से हीट बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, देन सिल्वर, देन कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील एंड एयर। ये सब याद रखेगा, ये सब क्वेश्चन हमने करवाया भाई आपको। तो इसके ऊपर देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु के ताप के अंतर को 2 गुना कर दे तो उसमें चालकता क्या होगा। तो भैया आप तापमान कुछ भी कर लीजिए, आपकी जो उसमें चालकता यानी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी भाई, रिमेन्स सेम ही रहेगी। ये कब चेंज होगी, जब आप पदार्थ को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि तब उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज हो रही होगी। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सब न्यूमेरिकल्स का देख लीजिएगा, वीडियो मैंने कमेंट सेक्शन में डाल रखा, वो हो गया। एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, देखिए भाई इसको समझिए। क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको हीट देते हैं, तो जब आप हीट देते हैं तो उस बॉडी में क्या होता है, एक्सपेंशन। धूप में भी देखिएगा दरवाजे भाई, जब अभी ठंड के मौसम में दरवाजा आसानी से लग रहा है कि धूप में लगाने में उसको खींचना पड़ता है क्योंकि वो एक्सपैंड कर जाता है। लेकिन पानी के साथ उल्टा चलता है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक, इसलिए इसको बोलते हैं असंगत व्यवहार, असंगत बिहेवियर, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। होता क्या है इस केस में, देखिएगा इस केस में जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। जैसे कि ये आपका हो गया भाई कैची का वॉल्यूम का ग्राफ, इधर हो गया, इधर टेम्परेचर। अब देखिए ये आपका ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 1 डिग्री सेल्सियस, ये 2 डिग्री सेल्सियस, ये 3 डिग्री सेल्सियस, ये 4 डिग्री सेल्सियस, ये 5 डिग्री, ये 6 डिग्री, 7 डिग्री। देखिए क्या हो रहा है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम यहाँ पे है, 2 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम यहाँ पे है, 3 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम यहाँ पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम, यानी कि ये सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ा 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो वॉल्यूम क्या हुआ, घटते चला गया, एक्सपेंड नहीं हुआ। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस में पानी में जो होता है उल्टा बिहेवियर चलता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर क्या होगा, देखिए वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो भाई एक बात बतलाइए, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका ग्राफ ऐसे चलेगा। तो देखिए यहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपका 1 डिग्री सेल्सियस में ये डेंसिटी हो गया, ये आपका टेम्परेचर हो गया। ये आपका 2 डिग्री सेल्सियस पे, ये 3 डिग्री सेल्सियस पे, और 4 डिग्री सेल्सियस पे देखिए मैक्सिमम डेंसिटी है। यानी कि डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम सबसे मिनिमम है, वॉल्यूम सबसे मिनिमम है तो डेंसिटी मैक्सिमम होगा वहाँ पे। और फिर देखिए यहाँ से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी घटेगा। तो देखिए डेंसिटी यहाँ से फिर घटते चला जा रहा है, ठीक है। तो यही एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता है। चलिए इसको भी देख ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए वही लिखा गया कि गर्म करने पर चीज़ें क्या होती है भाई, फैलती है। लेकिन पानी के साथ 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, उल्टा देखने को होता है।
0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि डेंसिटी इंक्रीज होने लगेगी। चलिए उल्टा रिलेशन होता है इसीलिए। और ये कितना डिक्रीज होता है, तो अप्रॉक्स 10% डिक्रीज हो जाती है। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने करवाया भाई, वो वीडियो देख लीजिएगा। खैर बहुत सारी चीज़ें मैंने करवाई है भाई। और देखिए एप्लीकेशन में जो पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी में हो चाहे LPCBT 1 में, अच्छे से पढ़िएगा, एक सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। नाम छोटा है, चैनल छोटा है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी आपको पता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं। हमारा जो एक और चैनल है फोकस स्टूडेंट, जो ऑलरेडी 2019 की वैकेंसी में ऑलरेडी सेलेक्टेड बहुत सारे छात्र हैं। खैर चलिए, तो 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे मिनिमम वॉल्यूम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और बाकी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद नॉर्मल बिहेवियर, वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेगा, डेंसिटी डिक्रीज करने लगेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो वॉल्यूम होती है वो सबसे मिनिमम होती है, और सबसे मैक्सिमम डेंसिटी इसी समय होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये डेंसिटी का ये सब रिलेशन ग्राफ मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। ये कहानी है भाई जो हमने आपको बताई है। चलिए इसको छोड़िए, अब आगे निकलते हैं। इसके बाद हम लोग, इसके बाद आ जाएगा आपका, अब याद रखिएगा बर्फ का पानी में तैरना भाई। तो याद रखिएगा पानी में जब बर्फ तैरेगा तो उसका 90% हिस्सा पानी के अंदर, 9/10, और पानी के ऊपर 1/10 हिस्सा यानी 10%। तो ये कहानी भी हमने समझा रखा है यूट्यूब पे, देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उष्मागतिकी के नियम, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट उष्मागतिकी, अच्छा ये वीडियो मैंने डाल रखा उष्मागतिकी, कल ही डाला भाई, इसको देख लीजिए वीडियो, बहुत शानदार वे। मैं समझ क्यों ही टाइम वेस्ट यहाँ पे करना, वो मैंने स्पेसिफिक लेटेंट हीट और टेम्परेचर स्केल वो सब मुझे समझाना था बढ़िया से, वो मैंने करवा दिया आपका। चलिए ये हो गया सेकंड लॉ, ये सब सारी चीज़ें ठीक है। तो चलिए ऑलमोस्ट आपको मैंने हीट एंड टेम्परेचर रिवाइज करवा दिया भाई, ठीक है। बाकी की वीडियो अपलोडेड है कमेंट सेक्शन में, आपको कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो की, जो जो चीज़ें यहाँ पे नहीं बचा देखिएगा। टेम्परेचर स्केल हो चुका, टेम्परेचर स्केल आपका कंप्लीट हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। ये आपको नहीं बताया, मैंने आपको बता देना भाई, फिर से मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, हालांकि मैंने बताया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या बोला गया है, जो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, सॉरी, जो रेट ऑफ कूलिंग यानी कि जो ठंडा होने का जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक। मतलब जैसे कि देखिएगा यहाँ पे गर्म पानी है आपका, इस गर्म पानी का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, और एक और गर्म पानी है जिसका तापमान है उसका 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और ये जो सराउंडिंग है, या ऐसा समझिए कि कोई एक रूम में आपने रखा, इस रूम का जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके बीच का डेल्टा टी पहले निकालिए, तो क्या आएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी यहाँ आएगा, और इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा सर, 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रेट ऑफ कूलिंग, यानी कि ठंडा होने का जो दर है, यानी कितना जल्दी ठंड होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर का। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ठंडा होने का दर उतना जल्दी होगा। तो और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो देख रहे हैं, इससे कंपैरेटिवली ये कम है, डेल्टा टी का वैल्यू कम है। तो भाई डेल्टा टी का वैल्यू कम है तो ठंडा होने का दर भी कम होगा, यानी ये धीरे धीरे ठंडा होगा, ये जल्दी जल्दी ठंडा होगा। और ऐसे भी इसलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा गर्म पानी है उससे ज़्यादा देखिएगा भाप निकलेगा। उससे ज़्यादा भाप इसीलिए निकल रहा है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जो सराउंडिंग का है या आपके रूम में रखा हुआ जो गर्म पानी है उसका डेल्टा टी जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि गर्म पानी है, अगर कोई काम है तो उस गर्म पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दीजिए, जिसके इसका तापमान 50 से क्या आ जाए भाई 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 35 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ ताप में आप अंतर कितना हो गया 15, 30 डिग्री सेल्सियस से कितना आ गया 15 में, यानी आधा गुना कम हो गया डेल्टा टी। डेल्टा टी कम हो गया तो ठंडा भी धीरे धीरे होगा, समझ में आया। और ये देखिए यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 20 डिग्री, तो डेल्टा टी का वैल्यू 10 डिग्री था, तो डेल्टा टी का वैल्यू कम तो ठंडा होने का दर भी कम। बस यही है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया भाई। गैसेस लॉ भी मैंने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर ही बताया है, ये मैंने करवा दिया आज ही। चलिए भाई, तो सारी चीजें खत्म हो गई है भाई। देखिए समय कम है, तो समय कम के अकॉर्डिंग मैं ज्यादा प्रेशर आपको नहीं देना चाहता हूँ। हर एक चीज मैं आपको रिवाइज कराने के माध्यम से ये वीडियो बनाया था, कंसेप्ट के साथ रिवीजन हो गया। 6 मई को जिनका पेपर है कमेंट सेक्शन चेक करिए, वीडियो का लिंक आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हीट एंड टेम्परेचर का जो जो वीडियो देखना है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिया गया है, देख लीजिएगा। अदरवाइज भाई आप पछताइएगा, क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं तो जाएगा ही नहीं। और 2 मई को देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, और आपका ये है यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, वो मैंने अभी करवा दिया बहुत अच्छे से समझा करके। जो समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफी है।